24 फरवरी 2022 को रसिया ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर एक मेजर हमला शुरू कर दिया, जिसको रसिया यूक्रेन वार के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी। युद्ध से हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला है। दोनों देशों को मिलाकर अब तक लगभग 10 मिलियन लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रिफ्यूजी बन गए। 2014 में रसिया द्वारा यूक्रेन के पार्ट क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के बाद यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट रीजन दोनबास के 2 स्टेट लुहांस और डोनेट्स्क रीजन पर भी कब्जा कर लिए, यह कहकर कि यहाँ पर रशियन पॉपुलेशन है और यूक्रेनियन गवर्नमेंट रशियन लोगों पर अत्याचार कर रही है। 2014 से ही इन रीजन में रीजनल वार चल रहा है यूक्रेन आर्मी और रशियन मिलिटेंट सपोर्टर के बीच में। मार्च 2021 में रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर मिलिट्री का बिल्डअप करना शुरू कर दिया और इसकी संख्या बढ़ाकर लगभग 2 लाख कर दी। रशियन गवर्नमेंट हमेशा से यूक्रेन पर हमला करने को डिनाई करता है, जब तक हमला नहीं कर दिया। 21 फरवरी 2022 को रशिया ने दोनबास के दोनों रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क को डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस पीपल रिपब्लिक के नाम से 2 राज्य को मान्यता दी। 22 फरवरी को फेडरेशन काउंसिल ऑफ रशियन अथॉरिटी ने रशियन मिलिट्री फोर्स को दोनों टेरिटरी में घुसने की मान्यता दे दी। 24 फरवरी 2022 को सुबह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक अनाउंसमेंट किया, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के विषय में जो यूक्रेन में डिमिलिटराइजेशन का काम करना था, और इसी अनाउंसमेंट के बाद रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन में न्यू नाजिस की गवर्नमेंट है जो रशियन एथनिक माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है। व्लादिमीर पुतिन के अनाउंसमेंट के कुछ देर के बाद ही रशियन एयर स्ट्राइक और ग्राइंड लॉन्चर की आवाजें सुनाई दी। रशियन आर्मी ने यूक्रेन की कैपिटल कीव पर बेलारूस से, खार्किव पर नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंट से, साउदर्न फ्रंट पर क्रीमिया से और साउदर्न ईस्टर्न फ्रंट पर दोनबास रीजन से हमला करना शुरू कर दिया। हमले के रिस्पांस में यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ और जनरल मोबिलाइजेशन लगा दिया। रशियन आर्मी ने मार्च में खारसेन, मई में मारियोपोल पर कब्जा कर लिया। रशियन आर्मी ने सिविलियन इलेक्ट्रिकल और वाटर सिस्टम पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि रशियन इन्वेजन पूरी तरीके से गलत है और रशियन फोर्स को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रशियन गवर्नमेंट को तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन सस्पेंड करने को कहा। बहुत सी कंट्री ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए और यूक्रेन को मिलिट्री एड और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराई। इस इन्वेजन के खिलाफ रशिया सहित पूरे विश्व में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जो रशिया में थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और मीडिया सेंसरशिप पर भी बैन लगा दिया गया। 100 से ज्यादा कंपनी ने रशिया और बेलारूस को छोड़ दिया। बैकग्राउंड ऑफ दिस वार: 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और 16 अलग अलग देशों में बिखर जाता है, जिसमें से एक देश बना था यूक्रेन। कोलैप्स के बाद यूक्रेनियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच उनके सिक्योरिटी को लेकर टाई अप हुआ। 1994 में यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया और यूएसएसआर के छोड़े गए सभी न्यूक्लियर वेपन को डिसमेंटल कर दिया। उसके बदले में बुडापेस्ट मेमोरेंडम में अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर इंटीग्रिटी की बात कही। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री ने नाटो ज्वाइन किया, जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ बना एक मिलिट्री अलायंस था, जिसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्री शामिल थे। ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री ने रशियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस 1993, खाजिया वार 1992 और फर्स्ट चेचन वार 1994 से बचने के लिए नाटो ज्वाइन किया। रशियन लीडर ने नाटो को और वेस्टर्न में बढ़ने को रशिया के लिए खतरा बताया। 2008 में बुचारेस्ट समिट में यूक्रेन और जॉर्जिया ने नाटो को ज्वाइन करने की बात कही। रशियन गवर्नमेंट के अपोज को देखते हुए नाटो ने इसे मना कर दिया, लेकिन भविष्य में ज्वाइन करने की बात कही। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नाटो मेंबरशिप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेर्जेई लावरोव ने इससे बचने के लिए कुछ भी करने की बात कही। 2013 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन की जगह रशियन लीड यूरेशियन ग्रुप को ज्वाइन, जिससे यूक्रेन में उनके खिलाफ अनरेस्ट शुरू हो गया। 2014 में अनरेस्ट का फायदा उठाते हुए रशियन आर्मी ने यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्रीमिया पर कब्जा कर ली, जिसके बाद यूक्रेन में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने रशिया पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जबकि रशिया चाहता था कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही उसको सिर्फ नेगोशिएशन से सॉल्व किया जाए। 2021 में पुतिन ने जेलेंस्की के हाई लेवल टास्क को मना कर दिया, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि यूक्रेन के साथ कोई भी डील पॉइंटलेस है अगर इसमें अमेरिका, इंग्लैंड और वेस्ट
ईस्टर्न कंट्री इन्वॉल्व। मार्च 2021 में रसिया ने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू कर दी यूक्रेनियन बॉर्डर। सिचुएशन आफ्टर 1 ईयर्स। एक साल की लड़ाई के बाद लाखों लोग अपने घरों को वापस नहीं आ पा रहे हैं। लाखों लोग अपने देश में फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के साथ जी रहे हैं। 30,000 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। 6 मिलियन लोग इंटरनल डिस्प्लेस हो चुके हैं। रशियन मिसाइल अटैक की वजह से यूक्रेन का 30 to 60% पावर ग्रिड तबाह हो चुका है। यूक्रेन का 40 to 50% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसकी वैल्यू $120 बिलियन की है। फरवरी 2023 तक 10 मिलियन रिफ्यूजी यूक्रेन से पूरे यूरोप में जा चुके हैं। यूक्रेन वार की वजह से वर्ल्ड में मेजर इफेक्ट देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट और फूड सप्लाई में। यूक्रेन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर है, जिससे लगभग 400 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। वार की वजह से सप्लाई रुक गई है और पूरी दुनिया में एक फूड क्राइसिस देखने को मिला है। 2021 में यूक्रेन में गरीबी 1.8% थी। 2022 में गरीबी बढ़कर 19.8% हो गई। लड़ाई के बाद यूक्रेनियन कंट्री में रशियन ऑयल की सप्लाई बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्री में ऑयल प्राइस में हाइक देखने को मिला है। यूक्रेन और रशिया के पास 30% ग्लोबल एक्सपोर्ट है व्हीट का, जिससे व्हाइट प्राइस बहुत तेजी से बढ़े हैं। आईएमएफ ने कहा है कि इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी स्लोअर ग्रोथ, फास्टर इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है। लैटिन अमेरिका और सहारन अफ्रीका में अनरेस्ट देखने को मिला है फूड प्राइस हाइक की वजह से। भारत ने अपना संतुलन बनाए रखा है। रसिया से सस्ते दाम में तेल खरीद कर महंगे दाम में अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में बेच रहा है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक मीटिंग में कहा था, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वार, के साथ युद्ध खत्म करने की बात कही थी। दोस्तों, ये युद्ध आगे कहां तक चलता है, क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप धारण कर लेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।